गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम मैदान के भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो उत्तर का विशाल मैदान है जिसे हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। तो पहला है सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम देखेंगे सिंधु सतलज का मैदान। आप सभी बुक भी देखते रहेंगे साथ ही साथ। सिंधु और सतलज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो सिंधु नदी है उसका अधिकांश हिस्सा जो है पाकिस्तान में बहता है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं: रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। ये 5 नदियों के और सिंधु के साथ मिलकर जो है यहाँ पर जो है सिंधु सतलज के मैदान की रचना होती है। ठीक है बच्चों। आज़ादी के बाद जो है इस समतल मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहा कर लाया गया अवसाद के कारण होता है। अब चूंकि मैंने बताया कि कौन कौन सी नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ, सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियों के मिलने से क्या होता है, इस मैदान की रचना होती है। तो इन 5 नदियों के कारण जो है इसे पंजाब भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इन नदियों के निर्माण के साथ ही जो है, मैदान के निर्माण के साथ ही जो है कुछ और स्थलाकृतियां भी दिखाई देती है, जिसे कहते हैं बेट। बेट वह क्षेत्र होता है जहां पर अक्सर बाढ़ आती है, या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को जो है हम बेट कहते हैं। दोआब, दो नदियों की बीच की भूमि, कि दोनों तरफ नदियां बह रही हो और बीच में कोई भाग हो, तो वह जो स्थिति क्या कहलाती है, दोआब की। ठीक है। दो नदियों की बीच की भूमि, हम इसे बोर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि देखिए ये जो है, मान लो ये नदी और इस नदी, इसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, दोआब। क्या कहलाएगा, दोआब। ठीक है। आज़ादी के बाद जो है भारत में जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है एक योजना लागू की गई थी, जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। यह योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन को जो है बढ़ाना, जिसमें मुख्य रूप से कीटनाशकों, ऐसे बीजों का उपयोग जो कम समय में ज़्यादा उपज देने वाली हो, ऐसी बीजों को तैयार करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराना। और इस योजना का परिणाम हमारे पास ये सामने आया कि जैसे ही हमने इस योजना का प्रयोग किया, क्रांतिकारी रूप से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। बाद में इस योजना का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया, हरित क्रांति। आज जो है हम इस योजना को किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत चूंकि हमारा जो सिंधु सतलज का मैदान है वो नदियों के मिलने से बना हुआ है, और चूंकि नदियों की होने की वजह से जो है वहाँ पर क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। वहाँ से नहरें निकालना भी आसान है। क्यों? क्योंकि नदियों के नीचे जो है मैदान है, और मैदान समतल होने की वजह से जो है इनमें आसानी से नहर निकाला जा सकता है। मुख्य रूप से जो है गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जो है चावल की भी खेती की जाती है। नदियों से नहरें निकालना इसलिए भी आसान है क्योंकि मैदान जो है बहुत समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं होने की वजह से जो है इनमें आसानी से जो है क्या किया जा सकता है, सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हरित क्रांति जो है पूरे भारत में सफल नहीं हुआ है, ये पश्चिम के कुछ राज्यों तक ही सीमित हो गया है। इसका रीजन भी यही है क्योंकि हरित क्रांति के लिए बीजें, खाद, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जा सकती है, परंतु इन सब के अलावा जो है पानी और सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो कि बाकी हमारे हिस्से में जो है उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है हरित क्रांति जो है भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया है। सतलज, आप लोगों को पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लगभग सभी को पता होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। यह बांध जो है सतलज नदी पर नागल नामक स्थान पर बनाया गया है, जिसे हम भाखड़ा नागल के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है कि इस बांध के द्वारा जो है जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिससे आसपास के घरों और फैक्ट्रियों को रोशन किया जाता है।
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सिंधु सतलज का मैदान। अब आते हैं हम गंगा का मैदान। तो चूंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी है, और विशाल जो मैदान है उत्तर भारत का गंगा के मैदान पर ही, गंगा के किनारे ही बना हुआ है। तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत की जो जनसंख्या है उसका 1/3 हिस्सा जो है भारत के उत्तर विशाल मैदान में ही निवास करता है। इसका प्रमुख कारण कि गंगा नदी के द्वारा बहाई कर लाई गई अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये बहुत अधिक उपजाऊ है, साथ ही यहाँ पर जो है कम गहराई में जल जो है उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, यहाँ वर्ष भर बारिश अच्छी होती है, क्योंकि उत्तर का जो विशाल मैदान है वह मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में आता है, जिससे लगातार जो है यहाँ पर खेती के लिए जो है अच्छी बारिश भी होती है। इसलिए एक तो यह मैदानी उपजाऊ क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव भी है, इसलिए जो है यहाँ पर वर्ष में 2 बार अधिक फसल ली जाती है। साथ ही गंगा यमुना आदि का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर गहन कृषि का कार्य भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस मैदान में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे जो है बड़े नगर स्थापित हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ कुछ स्थलाकृतियां भी दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले है भाबर। तो भाबर होता क्या है, चलिए समझिए। नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, अधिकांश नदियां जो है हमारे यहाँ पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों से निकलने के बाद जब ये पर्वतों के निचले वाले भाग में पहुंचती है, क्योंकि पहाड़ों से आने के कारण जो है क्या होता है, इसमें बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसे अपने साथ बहा कर लेकर आती है, और इसका जो है ढाल बहुत तीव्र होता है, इसलिए जो है वो आसानी से अपने साथ जो है उसे ले आती है। लेकिन जैसे ही ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्या होता है, मैदानी भागों में प्रवेश करने से इसकी गति मंद हो जाती है, और जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाए रहते हैं उसे अपने पास ये क्या कर देती है, जमा कर देती है। आपकी बुक में भी दिया होगा, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दिख रहे होंगे, इसे ही जो है क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी आती है तराई। यहाँ से जो चूंकि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो नदियां यहाँ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और ये फिर से जो है मैदानी भागों में हमको दिखाई देती है। ठीक है, नदियां जो है भाबर में बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच जो है लुप्त हो जाती है, और ये पुनः मैदानी भागों में प्रकट हो जाती है, और यहाँ पर जो है ये दलदली युक्त जमीन का निर्माण करती है या दलदली भूमि का निर्माण करती है, जिसे ही तराई कहते हैं, और इसमें जो है कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है मुख्य रूप से चावल की खेती जो है की जाती है। कोलकाता भी जो है गंगा के मैदानी वाले क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आता है तीसरा नंबर बांगर। तो बांगर जो है पुरातन जलोढ़ है, कि प्राचीन समय में नदियों के द्वारा जो है बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से बांगर का निर्माण हुआ था, परंतु जो है आज ये बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसमें चूना और पोटास की कमी है, जिससे ये अधिक उपजाऊ नहीं है, इसलिए बांगर में जो है मोटे अनाजों का ही उत्पादन किया जाता है। खादर, खादर जो है नवीनतम जलोढ़ है, इसमें हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और एक नवीन काप मिट्टी की परत बिछाकर चली जाती है। अभी बारिश का मौसम था, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप समझे तो आपके आंगन में क्या होता है, जब बारिश का पानी भर जाता है और जब वो पानी निकलता है तो आप देखेंगे बिल्कुल पतली मिट्टी की परत बिछ जाती है, जिसमें कई बार चलने की वजह से आप फिसल कर गिरे भी होंगे। तो वैसे ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या होता है कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां क्या करती है, जब पूरा पानी भर जाता है और जब नदियों का पानी निकल जाता है तो उसके नीचे जो है एक पतली मिट्टी की परत बिछ जाती है। ये नवीन काप निक्षेप मिट्टी होती है जो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा खादर। अब आते हैं गोखुर या छाड़न झील। ठीक है, तो गोखुर या छाड़न झील जो है नदी विसर्पण के परिणाम स्वरूप ही बनता है, कि नदियां जब मैदानी भागों में प्रवेश करके जब अपने अंतिम भागों तक पहुंचती है तो क्या होता है कि नदियों में बहाव कम होता है, इसलिए जो है नदियां कुछ इस प्रकार से बहने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से बहने के कारण जो है
कारण क्या है कि जब कभी नदियों के मार्ग में कुछ अवरुद्ध होता है तो वो ना जाकर के क्या करती है, अपना रास्ता बदलते जाती है। लेकिन बारिश के समय में जब नदियों में बाढ़ आता है और बहुत अधिक पानी हो जाता है तो नदियां क्या करती है, सीधे बहने लगती है। नदियां क्या करती है, सीधे बहने लगती है। तो उसका परिणाम ये होता है कि ये वाला भाग में जो है जल जमा रह जाता है। इसे ही गोखुर या छाड़न झील कहते हैं। इसे देखने पर क्या दिखाई देता है कि जो हमारे यहाँ गाय होती है, गाय के पैर पे जो खुर बने होते हैं ये उसी के समान ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं या छाड़न झील भी कहते हैं। छाड़न झील कहने का रीजन क्या है, ये छुटी हुई है क्योंकि नदियां जब अपने सीधे प्रवाह में बहती है तो ये क्या होती है, नदियों के मार्ग से छूट जाती है, इसलिए इसे छाड़न झील भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।